चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड जिस तरीके से इनकम मेथड में हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए सारी फैक्टर इनकम्स ऐड करते थे, सिमिलरली एक्सपेंडिचर मेथड में सारी मतलब नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए हम ऐड करेंगे फैक्टर पेमेंट्स। दोनों का फंडा क्लियर है। एक्सपेंडिचर मेथड ये कहता है कि अगर नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है एक्सपेंडिचर मेथड से तो आप सारे फैक्टर पेमेंट्स ऐड कर दें। अब जिस तरीके से हमने इनकम को 5 हिस्सों में कैटेगराइज किया था, सिमिलरली एक्सपेंसेस को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। लेकिन सबसे पहले तो ये समझ लें, वहां पे हमने इनकम मेथड में क्या किया था कि सारी इनकम्स को इनकम के सोर्सेज के बेसिस पे कैटेगराइज किया था कि सोर्स ऑफ जनरेशन क्या है। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं और इनकम जनरेट हो रही है तो उसे हमने नाम दिया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जो इनकम जनरेट हो रही है उसको हमने क्या दिया, इंटरेस्ट। लेट आउट कर रहे हैं तो रेंट। सिमिलरली एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड में आपको एक्सपेंसेस तो ऐड करने, लेकिन सोर्सेज के बेसिस पे एक्सपेंसेस नहीं है। यहाँ पे एक्सपेंसेस को कैटेगराइज किया गया है बेसिकली 4 हिस्सों में, और वो पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पे। देखिए इकोनॉमी के अंदर ना 4 पार्टिसिपेंट होते हैं। कौन कौन है सर? एक तो गवर्नमेंट है, एक जनरल पब्लिक है, फिर फर्म्स है और फॉरेन सेक्टर है, फॉरेन ट्रेड सेक्टर जिसे कहते हैं। तो गवर्नमेंट एक सेक्टर हो गया, जनरल पब्लिक एक सेक्टर हो गया, उसे हम हाउस होल्ड सेक्टर भी कहते हैं। फिर फर्म जो है वो एक सेक्टर हो गया, इन्वेस्टमेंट सेक्टर कहते हैं उसको, और फॉरेन ट्रेड सेक्टर एक सेपरेट सेक्टर। तो बेसिकली आप उनको सेक्टर कह लो या पार्टिसिपेंट्स कह लो, एक ही बात है। इकोनॉमी के अंदर बेसिकली 4 सेक्टर हैं या 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में बजाय हम एक एक एक्सपेंस ऐड करने के, हम क्या करेंगे, हर एक पार्टिसिपेंट ने कितना पैसा खर्च किया है एक पर्टिकुलर ईयर में उसको कंसिडर करते हैं, उसको ऐड करते हैं, नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। समझ आ रही बात? जैसे अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, अब गवर्नमेंट ना बहुत डाइवर्स एरियाज पे पैसा खर्च करता है, ठीक है, वो रोड पे, रेलवेज पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, वाटर सप्लाई पे, हेल्थ फैसिलिटीज पे, बहुत सारे खर्चे हैं उसके। लेकिन बजाय हम एक एक खर्चा ऐड करने के, हम सीधा कहेंगे जी गवर्नमेंट का खर्चा कितना है, उसको एक हेडिंग दे दी, उसे कहा जाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, करेंगे एक करके। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड का जो फंडा है वो ये है कि इसके अंदर हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए जो भी फैक्टर पेमेंट्स हैं वो ऐड करते हैं और नेशनल इनकम निकालते हैं। आगे चलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। कंपोनेंट्स क्या है, मतलब खर्चों को कितने हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, वही कंपोनेंट्स हैं इसके। तो पहला कंपोनेंट है इसका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेसिकली हाउस होल्ड का जो खर्चा होता है ना, चाहे फूड पे, मेडिकल पे, ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है, रेंट पे, एजुकेशन पे, इन सबको कलेक्टिवली हमने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का नाम दिया है। समझ आ रही बात? इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर हैं, एक है हाउस होल्ड सेक्टर। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसकी बात कर रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर ने एक साल में जितना भी एक्सपेंडिचर किया है, फूड, मेडिकल, क्लोथिंग सब मिला के, उसको कलेक्टिवली प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखें आप, खर्चा ना 2 तरीके का होता है, एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब जो पैसा हम कंज्यूमर गुड पे खर्च करते हैं वो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और इसी तरीके से कैपिटल गुड्स पे जो खर्चा करते हैं ना उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर मेथड का, इसके अंदर हम हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही कंसिडर कर रहे हैं सर। तो भी हाउस होल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करता है सर, जैसे फूड, मेडिकल, एजुकेशन, इन सब पे जो भी खर्चा हो रहा है इसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसी तरीके से अगर वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर पैसा खर्च करता है, ठीक है, बिल्डिंग या फ्लैट या मकान कंस्ट्रक्ट करवाने पे जो भी पैसा खर्च हुआ वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको हमने इस हेडिंग के अंदर कवर नहीं किया, उसकी एक सेपरेट हेडिंग बनाई गई है। तो बेसिकली पहला कंपोनेंट एक्सपेंडिचर मेथड का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट डील्स विद ऑल द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड ओनली। ठीक है। अच्छा, लिखा एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन परचेज ऑफ ऑल ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट, उसको हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने साल भर में जो भी खर्चा किया कंज्यूमर गुड्स पे, देखिए जिस तरीके से हाउस होल्ड का खर्चा कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड में कैटेगराइज कर सकते हैं ना, सिमिलरली गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च करती है साल भर में उसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं।
कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड। जो सेकंड कंपोनेंट एक्सपेंडिचर मेथड का है, यहाँ पे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन कौन सा वाला खर्चा, सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे हैं। आगे करेंगे उस बारे में। तो लिखा है एंटायर अमाउंट स्पेंड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू पब्लिक इज कॉल्ड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी पैसा सरकार खर्च करती है पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करे, चाहे वो डिफेंस सर्विसेज हो, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हो, एजुकेशनल सर्विसेज हो, कोई भी सर्विस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है वो सब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, कोई भी खर्चा जो गवर्नमेंट कर रही है जिसमें कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, जैसे सपोज कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, रेलवे ट्रैक डाल रही है, वो सारे खर्चे इसमें इंक्लूड नहीं होते क्योंकि वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड के दो कंपोनेंट अभी बताया मैंने आपको, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हाउस होल्ड का खर्चा और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड किया जाएगा, कंज्यूमर गुड्स पे होने वाला खर्चा। अब आ जाते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज दी थर्ड कंपोनेंट। देखिए हमने क्या कवर कर लिया, इकोनॉमी के अंदर 4 पार्टिसिपेंट है। हाउस होल्ड का खर्चा हमने कहा जी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा हमने कहा दिया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आ जाता है फॉर्म जो भी पैसा खर्च करता है ना उसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ना हाउस होल्ड का भी खर्चा इंक्लूड होता है और गवर्नमेंट का भी खर्चा है। हाउस होल्ड याद करो, हाउस होल्ड का जब हमने पहला खर्चा लिया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वहां पे सिर्फ कंज्यूमर गुड्स पे होने वाले खर्चों की बात करी। इसी तरीके से जब हमने गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला कंपोनेंट लिया उसमें सिर्फ गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करी, कंज्यूमर गुड्स पे होने वाले खर्चों की बात करी। लेकिन सर हाउस होल्ड और जो गवर्नमेंट है वो कैपिटल गुड्स पे भी पैसा खर्च करती है, करेक्ट है। तो उसके लिए हमने एक सेपरेट हेडिंग दे दी, वो आ गई ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अभी देखो इसमें ना सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं जो फर्म करती है, हाउस होल्ड करती है और गवर्नमेंट करती है। हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट का कैपिटल गुड पे होने वाला खर्चा कलेक्टिवली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। फिर से सुन लें, फर्म, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट का जितना भी कैपिटल गुड पे खर्चा हुआ है, कैपिटल फॉर्मेशन पे जो खर्चा हुआ है, उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का 2 पार्ट है एक्चुअली। एक है जी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये बेसिकली गवर्नमेंट का, हाउस होल्ड का और फर्म का वो सारा खर्चा इंडिकेट करता है जो इन सब ने मिलकर फिक्स कैपिटल पे खर्च किया, जैसे मशीनरी पे, बिल्डिंग पे, इक्विपमेंट पे। ठीक है, तो ये जो भी फिक्स एसेट पे बेसिकली खर्चा हुआ है एक तरीके से कह सकते हो, या कैपिटल फॉर्मेशन पे जो इन तीनों सेक्टर ने मिलकर खर्च किया है फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पे, उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। इसका एक और हिस्सा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बेसिकली फर्म का जो खर्चा है इन्वेंट्रीज मेंटेन करने पे उसको इंडिकेट करता है। तो ध्यान से सुने, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 हिस्से हैं, एक है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये जो ए पार्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें तो गवर्नमेंट का भी खर्चा है, हाउस होल्ड का भी खर्चा है और फर्म का भी खर्चा। कौन सा वाला? फिक्स कैपिटल पे जो खर्चा किया है तीनों ही सेक्टर ने मिलकर, उसकी एक सेपरेट हेडिंग बना दी। और सिर्फ फर्म ने, क्योंकि इन्वेंट्री पे कौन पैसा खर्च करता है, इन्वेंट्री पे तो फर्म ही खर्च करेगी ना सर। इन्वेंट्री पे जितना भी खर्चा किया है फर्म ने, उसकी एक सेपरेट हेडिंग बनाई, दैट विल बी कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में लिखा है, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट ऑन कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एटसेट्रा। इसी तरीके से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द अमाउंट स्पेंड बाय फर्म ऑन मेंटेनिंग द लेवल ऑफ इन्वेंट्री। क्लियर है? तो 3 कंपोनेंट हो गए, 3 पार्टिसिपेंट्स के खर्चे हो गए। हाउस होल्ड का खर्चा कवर कर लिया हमने, गवर्नमेंट का भी खर्चा कवर कर लिया हमने, और फर्म के खर्चों को भी कवर कर लिया। और दोनों ही खर्चे हो गए सर, कंज्यूमर गुड पे होने वाला खर्चा भी हमने कवर कर लिया और कैपिटल गुड पे जो खर्चा करते हैं उसको भी कर लिया। अब आ जाते हैं फॉरेन ट्रेड सेक्टर। देखिए फॉरेन ट्रेड सेक्टर का जो नेट एक्सपेंडिचर है ना, उसको हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। फॉरेन ट्रेड सेक्टर का खर्चा जो है वो नेट एक्सपोर्ट से इंडिकेट किया जाता है। नेट एक्सपोर्ट क्या है? जो भी आपने एक्सपोर्ट किया
और जितना भी आपने इंपोर्ट करवाया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है ना, उसे हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मतलब इंडिया ने मान लो 50 लाख रुपए का गुड एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट करवाया है 35 लाख का, 50 एक्सपोर्ट 35 जो है इंपोर्ट, तो अल्टीमेटली नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी होगी? 15 लाख। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। देखिए, जिस तरीके से इनकम मेथड में 5 कंपोनेंट होते थे, एक्सपेंडिचर मेथड में सिंपल, एक्सपेंडिचर मेथड में 4 कंपोनेंट है। और 4 कंपोनेंट क्यों है, ये लॉजिक क्लियर होगा आपको, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर ना हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं इकोनॉमी के, उनके खर्चों को ऐड करके नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। इनकम मेथड में तो सारे सोर्सेज से कितना पैसा जनरेट हो रहा है, सोर्सेज के बेसिस पे इनकम ऐड कर रहे थे हम। यहाँ पे पार्टिसिपेंट के बेसिस पे खर्चों को ऐड करना है। अब क्योंकि पार्टिसिपेंट ही 4 होते हैं, तो जब पार्टिसिपेंट 4, तो एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट भी कितने बनेंगे? 4। ठीक है, पहला क्या बताया? हाउस होल्ड का खर्चा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट का कंज्यूमर गुड पे होने वाला खर्चा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और कैपिटल गुड पे जो भी खर्च करते हैं, चाहे फर्म, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट, इन सबको कलेक्टिवली हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 हिस्से हैं। कौन कौन से? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और फिर चौथा पार्टिसिपेंट हमारा फॉरेन ट्रेड सेक्टर, उसके खर्चे को हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो ये 4 तरह के कंपोनेंट हैं एक्सपेंडिचर मेथड के। तो होपफुली ये सब क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए आगे चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि सर एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, उसका भी कोई फॉर्मेट या परफॉर्मा है क्या? देखिए, इस तरीके से कैलकुलेट होगा। ये फॉर्मेट हम बना सकते हैं एग्जाम में भी। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए आप प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू लें, उसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू ऐड करेंगे, फिर हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड करेंगे। अब क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 हिस्से हैं, इसलिए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी करके अब वो लिखेंगे। ए में है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, देन देयर इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम चेंज इन स्टॉक के नाम से भी रिकॉग्नाइज करते हैं। जस्ट इन केस अगर किसी क्वेश्चन में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मिसिंग हो, तो चेंज इन स्टॉक के नाम से इन्फॉर्मेशन दी होती है। और चेंज इन स्टॉक भी ना हो तो फिर क्वेश्चन में ना क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा, तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस कर देते हैं, चेंज इन स्टॉक पता लग जाता है। समझ रहे हैं? अगर क्वेश्चन में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट गिवन है तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, नहीं है तो चेंज इन स्टॉक लिखेंगे। चेंज इन स्टॉक नहीं है तो आप क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करके चेंज इन स्टॉक फाइंड आउट करेंगे, फिर वैल्यू लिख देंगे। ये दोनों वैल्यूज ऐड करेंगे ए और बी, तो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा। आगे चलते हैं। फिर आ जाता है नेट एक्सपोर्ट। ये फॉरेन ट्रेड सेक्टर का जो खर्चा है उसको हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। इन चारों को ऐड करेंगे ना, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? देखो, याद करो, इनकम मेथड में 5 कंपोनेंट होते थे, तो 5 कंपोनेंट को ऐड करके हमें मिलता था एनडीपीएफसी, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते थे। यहाँ पे इन चारों को आप ऐड करेंगे ना, तो आपको मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपीएमपी मिलेगा। वहां मिलता था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये याद रखना है आपको, इनकम मेथड के सारे कंपोनेंट ऐड करके आपको मिलता है एनडीपीएफसी, एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट ऐड करके आपको मिलेगा जीडीपीएमपी। ठीक है। अब क्योंकि हमें निकालना नेशनल इनकम है, और लास्ट क्लास में बताया मैंने कि नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी, है ना, नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी। तो जीडीपीएमपी चारों को ऐड करके आ जाएगा। हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है सर नेशनल इनकम पे, यानी कि एनएनपीएफसी। तो ग्रॉस वैल्यू से अल्टीमेटली हमें नेट वैल्यू पे जाना पड़ेगा। ठीक है। तो जीडीपीएमपी से एनएनपीएफसी पे आने के लिए हम सबसे पहले उसमें एनएफआई ऐड करेंगे। ठीक है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और एनआईटी माइनस करेंगे। देखिए, जीडीपीएमपी से एनएनपीएफसी पे किस तरह आते हैं ये मैं लास्ट क्लासेस में सिखा चुका हूँ, तो होपफुली इसमें आप लोगों को डाउट नहीं आ रहा होगा कोई। ठीक है। जस्ट इन केस अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जो पिछला लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो जो इसकी है नेशनल इनकम की, उसमें बताया था ये, आप वो रिवाइज कर सकते हैं एक दफ़ा, उससे क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये समझ आ रहा है। जीडीपीएमपी इन चारों को ऐड करके आएगा, इन चारों को ऐड करके जीडीपीएमपी हम निकाल लेंगे। ठीक है। और उसमें फिर हम अगर डेप्रिसिएशन माइनस करें, एनआईटी माइनस करें और एनएफआई ऐड कर देंगे, तो हमें हमारा नेशनल इनकम मिल जाएगा। ठीक है। चलिए जी,
तो नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से किस तरीके से कैलकुलेट होता है ये बता दिया, फॉर्मेट बता दिया, कंपोनेंट बता दिए। नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड में हम फैक्टर पेमेंट्स को ऐड करके नेशनल इनकम निकालते हैं, ये बता दिया आपको। यहाँ पर आ जाते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। लिखा है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम यानी कि NNPFC। इन्फॉर्मेशन गिवन है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी NFIA है माइनस में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर डेप्रिसिएशन है, नेट एक्सपोर्ट है, NIT है और नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट। ठीक है, मेरे पास फॉर्मेट जो है ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं सीधा सीधा स्टार्ट करता हूँ, आप लोग देख लें। कोई डिफिकल्टी होती है तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। देखिए इनकम मेथड की तरह ही सवाल होते हैं इसके। आपको कंटेंट गिवन होगा, क्वेश्चन गिवन होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, उसमें आप फॉर्मेट बनाइए, वहां से वैल्यू पुट करके आपको सिंपली फॉर्मेट में पुट करना होता है। वैल्यू पिक करके यहाँ पे फॉर्मेट में पुट करना है वैल्यू। देखिए सबसे पहले गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब फॉर्मेट जो है हमारा, उसमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं चाहिए हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखिए बहुत सिंपल है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन का फर्क होता है। अगर मैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन ऐड कर दूं तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा, याद रखें। अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 150 है और देखिए क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी गिवन है, डेप्रिसिएशन कितना है 30, तो अगर मैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन ऐड करता हूं तो ये बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखिए मैं लिखूंगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 150 प्लस 30 यानी कि 180। बात समझ आ रही है? अच्छा, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल मैंने फाइंड आउट कर लिया है तो अब मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों वैल्यू जो है ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर कवर होती हैं। अगर ये वाली वैल्यू मुझे मिल गई तो इसकी जरूरत ही नहीं है, छोड़ दें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे फॉर्मेट के हिसाब से इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे 300। ठीक है, फिर है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA -20। तो -20 कहाँ लिखे हैं? NFIA सर यहाँ आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है यहाँ आएगा, और क्योंकि माइनस में दे रखा है इसलिए हम इसको माइनस में ही लिखेंगे -20। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है क्या? हाँ सर, फर्स्ट आइटम, फर्स्ट कंपोनेंट ही एक्सपेंडिचर मेथड का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 600। फिर है डेप्रिसिएशन, उसकी ट्रीटमेंट हमने कर ली है, लेकिन डेप्रिसिएशन सर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे माइनस भी करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 30। ठीक है, उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट इज 50। देन NIT इनडायरेक्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसकी भी जरूरत है हमें, NIT इज 90। ठीक है, फिर है नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये कोई फैक्टर इनकम नहीं है। वहां लिखा है नेट करंट ट्रांसफर, इसका मतलब कि एक ट्रांसफर इनकम है जो अब्रॉड से आई है। ट्रांसफर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब हमें ये ऐड नहीं करना। अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होती है ना, इसको हम ऐड करते हैं, लेकिन करंट ट्रांसफर्स का मतलब है कि ये कोई फैक्टर इनकम नहीं है, इसलिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसको छोड़ दें। तो अभी तक हमने क्या किया सर? सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट जो अभी आपको पीछे सिखाया था एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट है। आपको 4 कंपोनेंट आपको सबसे पहले लिखने हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट। इन सबको ऐड करके GDP आएगा। हमें निकालना है नेशनल इनकम NNPFC। तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे आने के लिए NFIA ऐड करेंगे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए NIT माइनस करेंगे। ठीक है, बस हमने क्या किया, क्वेश्चन में से जो भी वैल्यूज गिवन है वो
पिक करी है और इस फॉर्मेट के अंदर हमने उसको पुट किया है। अब क्या करना है, अब बस सर इसको ऐड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। देखिए 600 प्लस 300 प्लस 180 प्लस 50 कितना हो गया ये 1130। अब इसमें हमें 30 करना है माइनस, NIT भी माइनस और NFIA भी माइनस, तो -30 -90 एंड -20। आंसर इज 990। देख लें आंसर क्वेश्चन में गिवन था 990 और ये टैली भी हो रहा है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट नेशनल इनकम। इस बार इंफॉर्मेशन गिवन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डेप्रिसिएशन, नेट इंपोर्ट, NIT, प्रॉफिट एंड चेंज इन स्टॉक। क्या करेंगे? देखिए क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड के ही सारे कंपोनेंट है इसमें, है ना, इंफॉर्मेशन जो है एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड है, तो नेशनल इनकम हमें एक्सपेंडिचर मेथड से ही कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर मेथड का जो फॉर्मेट है वो बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनेगा। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसके दो हिस्से हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट, इन सबको ऐड करके GDPM माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT एंड देन NFIA। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका नेशनल इनकम। क्या करें अब बस कुछ नहीं करना सर, वैल्यूज पुट करिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 900, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 900, देन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 250, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 250। अब क्योंकि ये गिवन है इसलिए इसकी भी जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400, यहाँ रख दो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400। NFIA है -40, NFIA की जरूरत हमें सर एंड में पड़ती है, प्लस करते हैं, लेकिन दे रखा है माइनस में तो माइनस ही करेंगे। फिर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का क्या रोल है सर? डेप्रिसिएशन भी माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दो, -20। फिर NIT है, सॉरी नेट इंपोर्ट है। अब देखो नेट एक्सपोर्ट की हमें जरूरत है, नेट एक्सपोर्ट होता है ना तो ऐड करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट गिवन है। अगर नेट इंपोर्ट है तो आप माइनस करेंगे, नेट एक्सपोर्ट होता तो प्लस करते, नेट इंपोर्ट है इसलिए माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? उसके बाद है NIT सर माइनस करेंगे -100। फिर है चेंज इन स्टॉक। देखो चेंज इन स्टॉक का मतलब है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चेंज इन स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ऑलरेडी लिख चुका हूं 250, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक जो है इसके अंदर का कंपोनेंट है। जब हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल गया है तो इसके अंदर के कंपोनेंट की हमें जरूरत नहीं है। बस जी ये होगा, इन सबको ऐड करेंगे। देखिए जरा 900 प्लस 400 प्लस 250 -30। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा आपका 1520। फिर -20 करेंगे, -100 करेंगे और -40। आंसर इज 1360, 1360। और हमारा आंसर फिर से टैली कर रहा है। दिस इज इट। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड पे क्वेश्चंस आते हैं। इंफॉर्मेशन गिवन होगी, आप फॉर्मेट बनाओ, वैल्यूज पुट करो, आंसर कैलकुलेट करो। दिस इज इट। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट इज कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। Calculate gross national product and factor cost by income method
एंड एक्सपेंडिचर मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, यानी कि जीएनपीएफसी कैलकुलेट करना है। जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में हमने एनएनपीएफसी कैलकुलेट किया है, इसमें जीएनपीएफसी कैलकुलेट करना है आपको। अच्छा, जीएनपीएफसी कैलकुलेट करना है और किस मेथड से करना है? इनकम मेथड से भी करना है, एक्सपेंडिचर मेथड से भी करना है। तो दोनों ही मेथड से आपको जीएनपीएफसी फाइंड आउट करना है। सिंपल है। एक बारी हम सारे कंपोनेंट देख लेते हैं, आइटम्स देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। आइटम में सबसे पहले गिवन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट एक्सपोर्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन, फिर एनआईटी है, फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। ये सारे आइटम्स हैं। तो देखिए, क्योंकि इसको दोनों ही मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले दोनों ही फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे। इनकम मेथड का भी फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और एक्सपेंडिचर का भी फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलें सबसे पहले तो ये वाला काम करें, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मेट्स बना लें। देखिए जी, मैंने जो है दोनों फॉर्मेट्स बना रखे। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मेट ये रहा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिर नेट एक्सपोर्ट। इन सबको ऐड करके जीडीपीएमपी लेस डेप्रिसिएशन लेस एनआईटी ऐड एनएफआईए इक्वल्स टू एनएनपीएफसी। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन में एक्चुअली एनएनपीएफसी निकालना नहीं है, हमें निकालना है जीएनपीएफसी। ठीक है, हमें क्या निकालना है? जीएनपीएफसी। तो ये कैसे करेंगे इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। फिर आ जाते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड का भी फॉर्मेट बना लेते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। इन सबको ऐड करके आपको पता है एनडीपीएफसी आता है। एक्सपेंडिचर मेथड में चारों कंपोनेंट ऐड करके जीडीपीएफसी आएगा, सॉरी जीडीपीएमपी आएगा। लेकिन इनकम मेथड के अंदर 5 कंपोनेंट है, उनको ऐड करके क्या आएगा? एनडीपीएफसी। उसके बाद हम उसमें एनएफआईए ऐड करेंगे तो इट विल बिकम एनएनपीएफसी। चलें स्टार्ट करें। देखिए जी किस तरीके से करना है। देखिए सबसे पहले क्या गिवन है सर? सबसे पहले है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800 यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है ये, एक्सपेंडिचर मेथड का आइटम है। तो हम एक्सपेंडिचर वाले फॉर्मेट में जाके प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आगे 800 लिख देंगे। फिर है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी सर इसमें ही आता है, यहाँ लिख देंगे 300। फिर है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ना इनकम मेथड का कॉम्पोनेंट है। इनकम मेथड में जाएंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, पहला आइटम ये है जी 600। उसके बाद है नेट एक्सपोर्ट। अब देखो नेट एक्सपोर्ट आता है एक्सपेंडिचर मेथड में, कितना गिवन है? नेट एक्सपोर्ट इज 50, यहां लिख दो। आगे चलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये भी एक्सपेंडिचर मेथड का ही है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 150। इसकी जरूरत अब हमें नहीं है सर, अभी तक किसी क्वेश्चन में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। बाई चांस ऐसे क्वेश्चन है जिसमें जरूरत नहीं पड़ रही है, आगे इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें ये दोनों गिवन होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन की जरूरत ना हमें एक्सपेंडिचर मेथड में पड़ती है। क्या कर देंगे, यहाँ एक्सपेंडिचर मेथड में इसको माइनस करते हैं, लेकिन इनकम मेथड में इसकी कोई जरूरत नहीं है। इनकम मेथड में डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं होता, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। नेट एनआईटी सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्स 100। नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ माइनस होगा एक्सपेंडिचर मेथड में, लेकिन इनकम मेथड में इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए इसकी कोई ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं होगी। ओके, फिर है जी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए -70। तो एनएफआईए की जरूरत हमें यहाँ भी पड़ेगी -70, और एनएफआईए की जरूरत हमें यहाँ भी पड़ती है, यहाँ भी माइनस कर देंगे -70। अब आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट है डिविडेंड। देखो डिविडेंड किसका पार्ट होता है? डिविडेंड सर, डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो डिविडेंड जो है प्रॉफिट का पार्ट होता है, प्रॉफिट इनकम मेथड का कंपोनेंट है। तो हम प्रॉफिट में जाके डिविडेंड की वैल्यू लिखेंगे 120, 150 के। ठीक है, फिर है रेंट। रेंट भी इनकम मेथड में ही आता है 120। ठीक है सर, आगे चलते हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट।
80, ये भी इनकम मेथड में आएगा 80, इंटरेस्ट 80। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, जिसे हम कॉर्पोरेट सेविंग भी कहते हैं, ठीक है, तो इसमें ऐड कर देंगे हम 80। देन देयर इज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। देखो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ना कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही हिस्सा होता है, लेकिन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की हमें टोटल वैल्यू 600 पहले ही गिवन थी। आइटम नंबर 3 पे देखिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 600 गिवन था ऑलरेडी। जब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको गिवन है तो फिर आपको सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन की जरूरत ही नहीं है। जब आपको टोटल वैल्यू बता दी तो फिर आपको उसके अंदर के किसी कंपोनेंट की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसका कोई रूल नहीं है। फिर है कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है सर, तो इसको प्रॉफिट में ऐड कर देंगे 50। इन सबको ऐड करके आप बाहर लिख दें, कितना हो जाएगा 150 प्लस 80 230 प्लस 50 280, ठीक है। देखिए अभी तक हमने क्या किया है, हमने सर जो भी आइटम्स गिवन थे क्वेश्चन में उसको हमने फॉर्मेट में पुट कर दिया, फॉर्मेट बनाया और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है हमने वैल्यूज पिक करी और उसको फॉर्मेट में पुट किया है। दिस इज इट। अब बस क्या करना है, अब इन सबको ऐड करें आप। अच्छा एक और चीज, अब देखें क्वेश्चन में ना हमें निकालना क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि आप कैलकुलेट कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट का मतलब है आपको GNPFC कैलकुलेट करना है, लेकिन हमने जो फॉर्मेट बनाया है उसके अकॉर्डिंग GDP MP के बाद हमने निकाला NNPFC। देखो हम जो है अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे ना तो ये NNPFC हो जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन माइनस ना करें, डेप्रिसिएशन अगर हम माइनस ना करें, इसको अगर हम हटा दें, ये पेन चल ही नहीं रहा है, ठीक है, अगर इसको हटा दें तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, लेकिन अगर हमसे कहा गया है कि आप GNPFC कैलकुलेट करो तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ रहे हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली इनकम मेथड में सारे कंपोनेंट ऐड करके NDPFC आ जाएगा, उसमें NFI ऐड करेंगे तो NNPFC बन जाएगा, लेकिन हमें NNPFC तो निकालना नहीं है, हमें निकालना है GNPFC। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेप्रिसिएशन भी ऐड करना पड़ेगा। अगर हम इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, अगर हम इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा GNPFC। समझ रहे हैं बात? देखिए जरा, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी थी, डेप्रिसिएशन था 20 यहाँ ऐड कर देंगे, बस इसको कैलकुलेट कर लो। देखिए सबसे पहले एक्सपेंडिचर वाले कंपोनेंट्स ऐड कर लेते हैं। 800 प्लस 300 प्लस 150 प्लस 50 और ये हो गया 1300। 1300 में से हम करेंगे 100 माइनस और 70 माइनस, तो आंसर आएगा 1130। अब आ जाते हैं इनकम मेथड में। इनकम मेथड में 600 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 280 इन सबको ऐड करके आएगा 1080 NDPFC। इसमें से 70 माइनस करेंगे, लेस 70 10 और इसमें हम 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1030। ठीक है, एक बार देख लेते हैं आंसर्स क्या है। देखिए आंसर है इनकम मेथड के अकॉर्डिंग 1030 आना चाहिए और एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग 1130 आना चाहिए, तो वो आ रहा है हमारा। देखो एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग 1130, इनकम मेथड के अकॉर्डिंग 1030। ठीक है जी। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा और दोनों ही मेथड से अगर करना हो आपको उसे, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से, तो आपको सबसे पहले इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा
और अकॉर्डिंगली जो है आप जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पिक करके फॉर्मेट में पुट करेंगे और सिंपली उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन होते हैं नेशनल इनकम के। अब क्या रह जाता है सर इसमें कुछ और क्वेश्चन हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे बेस्ड, वो मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क में। देखिए ये है जैसे क्वेश्चन नंबर 4, ये आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। इसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है मार्केट प्राइस पे, GNP ठीक है। और इसमें देख लो आइटम्स किसके गिवन है, इसमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, इंटरेस्ट है, रेंट है, प्रॉफिट है। तो इसमें जो आइटम्स गिवन है इसके अकॉर्डिंग इनकम मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड से आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इनकम मेथड ही अप्लाई करके इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है ये भी होमवर्क है, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है और नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, GDP MP और नेशनल इनकम। आइटम्स देखो क्या है, आइटम्स है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डेप्रिसिएशन, फिर नेट एक्सपोर्ट, NIT, चेंज इन स्टॉक, सब्सिडीज। अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई करके आंसर निकालेंगे, ठीक है जी। तो इसमें एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 4 में इनकम मेथड लगेगा। एक और क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसमें आपको ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करना है और डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करनी है। इसमें भी इनकम मेथड अप्लाई होगा। देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस याद होगा आपको, मैंने बताया था रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये तीनों चीजें ऐड करते हैं, रेंट, रॉयल्टी, ऑब्वियसली रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस मिलता है। तो ये जब इनकम मेथड हम कर रहे थे तभी बताया था मैंने। तो वही उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करना है और डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करनी है। चलिए होपफुली ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास में हमने सबसे पहले ये सीखा कि इनकम मेथड के प्रिकॉशंस क्या हैं, फिर हमने बात करी कि नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स बताया, उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हमने बात करी, ठीक है। अगली क्लास में हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वैल्यू एडेड मेथड। टोटल 3 मेथड है, इनकम मेथड हमने कर लिया, एक्सपेंडिचर मेथड कर लिया, नेशनल इनकम का एक मेथड बच जाता है, दैट विल बी वैल्यू एडेड मेथड। वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।